हेलो। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 1 खंड ब और इकाई 1 से। चैप्टर का नाम है भारत के संविधान की विशेषताएं। इससे पहले हम कक्षा 11 में भारतीय संविधान का निर्माण और निर्माण की पृष्ठभूमि हम देख चुके हैं। किस प्रकार से भारत के संविधान का निर्माण हुआ, किस तरह से संविधान सभा निर्मित हुई, फिर संविधान सभा ने किस तरह की प्रक्रिया अपना करके भारत के संविधान को बनाया। और कक्षा 12 में इस क्लास में हम भारत के संविधान की विशेषताओं को देखने जा रहे हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं हमारे देश के संविधान की। तो दोस्तों, संविधान के निर्माण का उद्देश्य क्या था? सबसे पहली बात तो ये जो उद्देश्य था वह उद्देश्य मेनली ये था कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्योंकि उससे पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी भारत में, उसने कभी भी देश की जनता के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। तो आज़ादी के बाद जो हमारा अपना संविधान बना, तो उससे अपेक्षा क्या थी कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। और इसके लिए क्या किया, संविधान की जो प्रस्तावना, जो मुख्य पृष्ठ है भारत के संविधान का प्रस्तावना के रूप में, जो कि संपूर्ण संविधान का सार कहा जा सकता है, उसका निचोड़ कहा जा सकता है। तो इसमें प्रस्तावना में इसके आदर्शों को, किसके, भारत के संविधान के आदर्शों को इसमें स्पष्ट किया गया है। अब संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया था वो संविधान श्रेष्ठ गुणों से पूर्ण था, यानी कि बहुत ही अच्छी विशेषताएं हैं अपने संविधान की, और एक बहुत अच्छा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान बनाने का उन्होंने प्रयास किया। और उस समय संपूर्ण विश्व में जितने भी बड़े बड़े देशों के संविधान थे, लोकतांत्रिक देशों के, उन देशों के संविधानों का भी उन्होंने अध्ययन किया, उसको डीपली स्टडी किया, और जो अच्छी अच्छी बातें थी उनको हमारे देश की आवश्यकताओं के हिसाब से उनमें फेर बदल करके संविधान में उनको स्थान दिया गया। और साथ ही इसमें एक और क्या चीज़ रखी गई, एक ऐसी विशेषता रखी गई है कि जिस प्रकार से समाज में परिस्थितियां बदलती है, देश बदलता है, देश की आवश्यकताएं, समाज की आवश्यकताएं, लोगों की आवश्यकताएं बदलती है। तो उन बदलती आवश्यकताओं के हिसाब से अगर ये लगे कि भाई संविधान में परिवर्तन होना चाहिए किसी भाग में, ठीक है, तो उस परिवर्तन के लिए विकल्प भी खुला रखा गया। यानी कि समय के अनुरूप जैसी आवश्यकताएं हो, परिस्थितियां हो, संविधान में बदलाव किया जा सकता है, परिवर्तन, संशोधन किया जा सकता है। और संशोधन का जो ये विकल्प है, वो विकल्प हमारे देश को जीवंत संविधान, यह जीवंत इतिहास लिखा है, जीवंत संविधान का दर्जा इसी चीज़ से प्राप्त होता है, हमारे देश के संविधान को। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून होता है, देश का सर्वोच्च कानून जो होता है संविधान होता है। फिर चाहे किसी भी राज्य की विधानसभा है या फिर देश की संसद जो भी कानून बनाती है, वो इस संविधान के दायरे में रह कर के बनता है। अगर कोई भी कानून संविधान के खिलाफ हो, संविधान का उल्लंघन करता हो, तो ऐसे कानूनों को खत्म किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा। तो सर्वोच्च कानून होता है और ये क्या करता है, शासन को सक्रिय रूप से, शासन यानी कि सरकार को, प्रशासन को सक्रिय रूप से काम करने का निर्देश देता है, और व्यवस्था, देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए दिशा निर्देश करता है। अब भारतीय संविधान के मूल वैचारिक अभिव्यक्ति, मूल विचार, पूरे संविधान में जितने भी विचार हैं, जितने भी प्रावधान हैं, और उनमें जो कुछ भी किया गया है, उसका सार रूप में जो उसका निचोड़ जो है, वो निचोड़ किसमें है, प्रस्तावना में, संक्षिप्त प्रस्तावना के रूप में है। और ये प्रस्तावना लगभग अपरिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील।
यानी कि मैंने यहाँ पे परिवर्तनशील भी नहीं किया। परिवर्तनशील का मतलब तो उसमें जब चाहे तब बदलाव कर सकते हैं। अपरिवर्तनशील का मतलब उसमें कभी भी बदलाव नहीं कर सकते जब तक कि कोई विशेष परिस्थितियाँ न हो राष्ट्र के सामने। ठीक है, असाधारण परिस्थितियों में ही उसमें बदलाव हो सकता है, बाकी नहीं। क्योंकि प्रस्तावना में एक बार बदलाव हो चुका है 1976 में, वो हम आगे देखेंगे। अब देख लेते हैं जो हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर के हिसाब से हम देख लेते हैं कि विशेषताएं क्या क्या है हमारे संविधान की। सबसे पहले जो विशेषता आ रही है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि हमारा देश जो है संपूर्ण प्रभुत्व यानी कि प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता क्या होती है ये आप पिछले क्लास में देख चुके हैं, कक्षा 11 में देख चुके हैं। तो संप्रभुता जो है वो संपूर्ण रूप से भारत की जनता में निहित है, और भारत की जनता द्वारा जो चुनी हुई सरकार होती है वो सरकार उस संप्रभुता का प्रयोग करती है। और अंतिम शक्ति किस में होती है शासन की? वो जनता में होती है। ठीक है, यानी कि संप्रभुता जो है वो भारत की जनता में निहित होती है। क्योंकि आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी, ठीक है, प्रत्येक कक्षा की प्रत्येक विषय की जो पाठ्य पुस्तक होती है उस पाठ्य पुस्तक के पीछे प्रस्तावना दी हुई होती है लगभग सब में। ठीक है, तो वो आपने देखी होगी। और शुरुआत कैसे होती है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, इसका मतलब संप्रभुता भारत की जनता में निहित है पूरी तरह से। दूसरी बात जो इसकी विशेषता है प्रस्तावना भारत के संविधान की, और ये प्रस्तावना क्या दर्शाती है? संविधान के लक्ष्य क्या हैं और आदर्श क्या हैं, अपने देश के अपने राष्ट्र के संविधान के आदर्श और लक्ष्यों को बताती है। और इसके संबंध में के.एम. मुंशी जी का बयान है, उनका कोटेशन जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। क्या है वो? कि संविधान की राजनीतिक कुंडली, इन्होंने क्या कहा है संविधान की जो राजनीतिक कुंडली है वो क्या है? प्रस्तावना है। और प्रस्तावना के प्रारंभिक जो शब्द हैं कौन से? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग से क्या पता चलता है कि संप्रभुता शक्ति भारत की जनता में है, निहित होगी। ठीक है, इसके बाद तीसरी विशेषता विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। किसी भी देश का संविधान इतना बड़ा नहीं है जितना कि भारत का संविधान है। अब देखिए इसमें आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद 395, 22 भाग हैं इसके, और 12 इसकी अनुसूचियां हैं, शेड्यूल्स हैं। ठीक है, और आज़ादी के बाद से लेकर के अभी तक 101 संविधान संशोधन हो चुके हैं। और 101वां संविधान संशोधन कौन सा था? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि संसद ने पारित किया था। ठीक है, वो 101वां संशोधन। इतने संशोधन हमारे देश के संविधान में हो चुके हैं। ठीक है, और इसमें कई बातें ऐसी भी है कि इसे दूसरे किसी संविधान में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमारे संविधान में ऐसी शामिल की गई है, छोटी सी छोटी बात को भी उसमें हमारे देश के संविधान में क्लियर करने का प्रयास किया गया है, जो कि दूसरे किसी भी देश के संविधान में नहीं है। ठीक है, और सबसे संक्षिप्त संविधान जिसे कहा जाता है, सबसे छोटा संविधान, ठीक है, वो है अमेरिका का संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली देश, जिसमें भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 10-11 अनुच्छेद ही है। ठीक है, उसके बनिस्बत हमारे देश के संविधान में हर एक चीज़ को उसमें क्लियर कर दिया गया है ताकि आगे जाकर के कोई विवाद की स्थिति पैदा न हो। इसलिए क्या है कि हमारा ये संविधान जो है बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल बन चुका है। अब आगे चलते हैं हम। लिखित और निर्मित संविधान, चौथी विशेषता, यानी कि एक निश्चित समय में संविधान सभा द्वारा हमारे देश का संविधान लिखा गया। ठीक है, इसलिए वो लिखा है, निर्मित है, क्योंकि ये बनाया गया है। और यह कितने अवधि में बना था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर के ये तैयार हुआ था। ये इसको बनने में लगने वाला समय था। ठीक है, पांचवी विशेषता जो इसकी है वो है संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि जो सरकार होती है, जो कार्यपालिका होती है, वो व्यवस्थापिका यानी कि संसद क्या होती है? जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा होती है। ठीक है, और कार्यपालिका यानी कि सरकार क्या होती है? वो इसके प्रति उत्तरदायी होती है।
ये जो भी कार्य करेगी उस कार्य के लिए इसको व्यवस्थापिका में संसद में जवाब देना होगा। अगर वो जवाब नहीं देती है या कोई ऐसा जवाब देती है जैसे व्यवस्थापिका संतुष्ट ना हो, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, व्यवस्थापिका उस कार्यपालिका को, उस सरकार को हटा देगी। ये होता है फिर उसका रिजल्ट। इसीलिए क्योंकि ये एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था है, सरकार व्यवस्थापिका के प्रति और अंत में जनता के प्रति उत्तरदायी होती है इसमें, ठीक है। सरकार सबसे पहले तो व्यवस्थापिका, ठीक है, जिसको हम संसद भी कहते हैं, और अंतिम रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि हर 5 साल में, जैसा कि हमारे देश में सिस्टम है, हर 5 साल में इन लोगों को जनता के सामने वोट मांगने के लिए जाना ही होता है, ठीक है। अब इस व्यवस्था में क्या होता है कि वास्तविक शक्तियाँ जो होती है उन शक्तियों का प्रयोग करता है प्रधानमंत्री, करता है, और उसकी मंत्रिपरिषद करती है, जबकि नाम किसका होता है, राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, नाम मात्र का होता है। कहने को तो संविधान ने सारी शक्तियां राष्ट्रपति को दी है, लेकिन वास्तव में उनका प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है, ठीक है। इसके बाद सरकार संसद के विश्वास प्राप्ति तक बनी रहती है, यानी कि जब तक संसद का, व्यवस्थापिका का विश्वास है सरकार के ऊपर, सरकार पर वो विश्वास कर रही है, तब तक वो शासन करेगी। और जिस दिन यह विश्वास खत्म हो जाएगा उसको क्या करना होगा, त्यागपत्र देना होगा, ठीक है। और ये तो संघ में है, केंद्र में। इसके अलावा हमारे देश के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में भी यही व्यवस्था अपनाई गई है। कौन सी, संसदीय व्यवस्था, ठीक है। राज्यों में भी 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है, संवैधानिक और वास्तविक, ठीक है। संवैधानिक व्यवस्था में कौन होता है, राज्यपाल हेड होता है, और वास्तविक में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद सारी शक्तियों का प्रयोग करती है। और कार्यपालिका यानी कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से राज्यों में भी यही व्यवस्था है। इसके बाद आगे चलते हैं, मौलिक अधिकार और कर्तव्य। तो संविधान का भाग 3 जो है, जो मूल अधिकारों से संबंधित है, और इसमें आर्टिकल 12 यानी कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक के जितने भी अनुच्छेद हैं उसमें मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है, ठीक है। भारत के नागरिकों के मूल अधिकार उसमें बताए हुए हैं। और मूल संविधान यानी कि जब तक संविधान में संशोधन नहीं हुआ था, अधिकारों वाले भाग में संशोधन नहीं हुआ था, तब तक तो इसमें थे 7 अधिकार, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, वर्तमान में 6 अधिकार ही है। तो एक अधिकार कहाँ गया, तो वो जो अधिकार इसमें से हटाया गया था वो था संपत्ति का अधिकार, ठीक है। ये संपत्ति का अधिकार जो है निरसित कर दिया गया। निरसित कर दिया गया का मतलब उसको हटा दिया गया है। और किससे हटाया गया है, वो मैंने दिया हुआ है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो हुआ था 1979 में, उसके द्वारा निरसित कर दिया गया है कौन सा अधिकार, संपत्ति का अधिकार। फिर अधिकार का अगर हनन होता है, अगर किसी भी नागरिक को यह लगे कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, सरकार या कोई भी संस्था है या कोई व्यक्ति उसके अधिकारों में या अधिकारों के प्रयोग में, उपयोग में कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, न्यायालय की शरण ले सकता है। न्यायालय यानी कि कोर्ट। न्यायालय बोलने में थोड़ा लंबा होता है, तो मैं इसके लिए शॉर्ट जो वर्ड है कोर्ट काम में लूँगा, ठीक है ना। तो कोर्ट की शरण में जा सकता है। और यहाँ पर जो छठा जो अधिकार है अभी वर्तमान में, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि संवैधानिक जो प्रावधान है उन प्रावधान के संबंध में अगर कोई शिकायत हो तो उस शिकायत का उपचार करना, इसलिए इसको कहते हैं संवैधानिक उपचार। तो इसका अधिकार नागरिकों को दिया गया है। और ये अधिकार कौन सा आर्टिकल है ये अधिकारों का, 32वां आर्टिकल, यानी कि 32वां जो अनुच्छेद है संविधान का 32वां अनुच्छेद, उसके अंतर्गत ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं शिक्षा के अधिकार की। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है किसके द्वारा, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2009 में, 2009 में,
और ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया पूरे देश में। और इस अमेंडमेंट के द्वारा, संशोधन के द्वारा, जो मूल अधिकारों से संबंधित जो अनुच्छेद है, कौन सा, अनुच्छेद 21, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार में 21A 21A के नाम से एक नया अनुच्छेद इसमें जोड़ा गया है, ठीक है। और ये आगे जो है कोर्ट में वाद योग्य है। वाद योग्य का मतलब आप इन अधिकारों को लेकर के कोर्ट में केस दाखिल कर सकते हैं, ठीक है, कोर्ट में केस कर सकते हैं। 42वां संविधान संशोधन देख लीजिए आप, 1976 में हुआ था। इससे पहले जो है मूल अधिकार कितने थे, 7 थे, वो तो 44वें से जो है ना एक कम कर दिया गया, 6 कर दिया गया। लेकिन 42वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद जो 51 जो है भारतीय संविधान का, ठीक है, उसमें ये जोड़े गए आपके मूल कर्तव्य, जो कि संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। और भाग 4 के बाद में भाग 4 क जोड़ा गया नीति निर्देशक मूल कर्तव्य के नाम से, जो कि अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया। और उसमें कितने कर्तव्य थे, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। फिर इसमें एक मूल कर्तव्य इसमें और बढ़ाया गया, ठीक है, वो बढ़ाया गया था 2009 में, ठीक है। वही ऊपर वाला आपका ये 86वां संविधान संशोधन 2009, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था, ठीक है। और ये कौन सा संविधान संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन। और इसके द्वारा क्या किया गया, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और वो कर्तव्य कौन सा था, शिक्षा से संबंधित कर्तव्य था। ये इसमें जोड़ा गया कि माता पिता और राज्य का दायित्व होगा, कर्तव्य होगा कि वो 14 वर्ष तक के बालक को शिक्षा की व्यवस्था करावे। अब आते हैं 7वीं जो इसकी विशेषता है, वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से, हमारे देश के संविधान में लिए गए हैं। और इनको जोड़ा गया है संविधान का भाग 4, उसमें जोड़ा गया है। और ये नीति निर्देशक तत्व क्या करते हैं, सरकार की नीतियों का पथ प्रदर्शक करते हैं। यानी कि सरकार जो भी नीतियां बनाएगी, जो भी कानून बनाएगी, योजना लाएगी, तो उसका लक्ष्य होगा कि वो इन निर्देशक तत्वों के अनुरूप कार्य करे, ठीक है। और इसमें क्या लक्ष्य घोषित किया गया है, देश को सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना देश में, ये उसका लक्ष्य होता है। अब 8वीं जो इसकी विशेषता है, वो 8वीं विशेषता है इसकी समाजवादी राज्य। भारत को एक समाजवादी राज्य घोषित किया गया है। 42वां संविधान संशोधन वही 1976 के द्वारा इसमें संविधान में ऐड किया गया समाजवादी राज्य, यानी कि समाज के सभी तबकों को, स्त्री पुरुष सभी जातियां वर्ग, उन सबको एक जैसे अधिकार, ठीक है ना, उनको विकास के समान अवसर मिले, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। फिर 9वीं जो विशेषता है इसकी, वो है वयस्क मताधिकार। 18 वर्ष तक का जो नागरिक है भारत का, उन सभी नागरिकों को क्या होता है, मत देने का अधिकार होता है, चाहे वो स्त्री पुरुष कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, समुदाय का हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, किसी भी क्षेत्र का रहने वाला हो, सभी को क्या दिया गया है, मताधिकार, वोट देने का अधिकार दिया गया है। फिर 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था हमारे देश के संविधान में 1989 में हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया कि जो अभी जो 18 वर्ष की आयु है वो इस संशोधन से पहले 21 वर्ष थी, तो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई, किससे, 61वें संविधान संशोधन से। अब बात करते हैं पंथ निरपेक्षता की, एक दूसरी विशेषता संविधान की, आर्टिकल 25 संविधान का जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और इसमें क्या कहा गया है, धार्मिक मामलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व दिया गया है। धार्मिक मामलों में प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र होगा और वो इसके संबंध में जो चाहे, जैसा चाहे वैसा फैसला ले सकता है,
ठीक है। अब यहाँ पे समाजवादी राज्य और पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हमारे देश के संविधान में जोड़ा गया है। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगली जो विशेषता है, भारत के संविधान को विलक्षण दस्तावेज कहा गया है, बहुत ही असाधारण दस्तावेज। तो संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि और बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। क्या प्रमाण है? संविधान, हमारे देश का संविधान क्या है? संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि और बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। और क्या किया गया है कि जनता द्वारा मान्य, यानी कि जनता द्वारा स्वीकृत किए गए आधारभूत मूल्य, यानी कि जिन चीज़ों को मानना जरूरी ही है, जिनका पालन करना आवश्यक है, और सर्वोच्च आकांक्षाएं, जनता की जो आकांक्षाएं हैं, जो स्वतंत्रता के समय देश की जनता की जो आकांक्षाएं थी कि वो आज़ाद होने के बाद में वो क्या करेंगे, स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद में उनके देश के उनके क्या लक्ष्य होंगे, समाज के क्या लक्ष्य होंगे, तो उन सभी आकांक्षाओं को इसमें स्थान दिया गया है। और हमारे देश के संविधान को, भारत के संविधान को जब दक्षिण अफ्रीका का संविधान बन रहा था तो उसको सामने रख करके दक्षिण अफ्रीका का संविधान बनाया गया, यानी कि भारत के संविधान का प्रभाव दक्षिण अफ्रीका के संविधान पर भी पड़ा है। अब इसकी जो नेक्स्ट जो विशेषता है भारत के संविधान की वो देखते हैं। चलिए, इसमें 12 नंबर, एकात्मक और संघात्मक तत्वों का इसमें मिश्रण किया। किया गया है, यानी कि एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था, ये दोनों ही शासन व्यवस्था हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एकात्मक शासन की जो विशेषताएं होती है और संघात्मक शासन की जो विशेषताएं होती है, दोनों ही शासनों की विशेषताएं हमारे देश के संविधान में है। अब हमारे देश के संविधान में जो शब्द इस्तेमाल में किया गया है वो संघ शब्द इस्तेमाल में नहीं किया गया है, बल्कि क्या इस्तेमाल किया गया है? यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों का संघ घोषित किया गया है भारत को। और साथ ही आगे देखिए, राष्ट्रीय एकता और प्रांतीय स्वायत्तता के बीच में समन्वय स्थापित किया गया है, यानी कि राष्ट्रीय एकता बनी रहे लेकिन प्रांतों को भी स्वायत्तता मिले कुछ विषयों में, कुछ मामलों में। ठीक है ना, सारी की सारी चीज़ों के लिए वो केंद्र के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, कुछ शक्तियाँ इनको भी दी गई है, प्रांतों को भी। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता यानी कि संघ और प्रांतों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है, समन्वय स्थापित किया गया है। इसके लिए क्या किया गया? 3 सूचियां बनाई गई हमारे देश के संविधान में, संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। संघ, समवर्ती और राज्य सूची। और इसके अलावा क्या होता है? वो होता है अवशिष्ट विषय। ठीक है ना, जो हमेशा केंद्र के पास होते हैं, संघ के पास होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, राष्ट्रीय महत्व के जितने भी विषय होते हैं वो संघ सूची में है। समान महत्व जिनके ऊपर की संघ सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी कानून बनाती है, लेकिन उसके ऊपर केंद्रीय सर्वोच्चता यानी कि संघ की सर्वोच्चता, संसद की सर्वोच्चता रहती है। यानी कि अगर राज्य भी कानून बना देगा और संघ भी कानून बना देगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि वहाँ पर संघ का कानून चलेगा और राज्य का कानून खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं स्थानीय महत्व के जितने भी विषय। स्थानीय महत्व के कौन कौन से? जैसे पुलिस है, न्यायालय, पुलिस है, जेल है, वन है ना, ये जो चीज़ें होती है वो, और स्थानीय शासन, ये चीज़ें जो है वो हमारे राज्य सूची में शामिल है। और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती है, केंद्र सरकार के पास में। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब ऐसे विषय जो न तो संघ सूची में दिए हुए हैं, न समवर्ती सूची में और न ही राज्य सूची में हैं, तो वो सारे विषय ऑटोमेटिकली केंद्र सरकार, संसद के पास हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसमें क्या है? एकात्मकता का गुण है।
अब एकात्मकता का, अब 3 सूचियाँ बन गई। एकात्मकता का क्या हो गया कि 3 सूचियों में सबसे ज़्यादा विषय जो होते हैं, जो दिए हुए हैं, वो केंद्र को दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा पावर केंद्र के पास में है। अब समवर्ती सूची में भी केंद्र की सर्वोच्चता है, ठीक है। और जब कभी भी आपातकाल लगेगा, ठीक है, आपातकाल लगता है या फिर राज्यों में संवैधानिक तंत्र यानी कि अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल होता है और राज्य की सरकार को हटा दिया जाता है, मुख्यमंत्री को हटा दिया जाता है। इन दोनों ही स्थितियों में क्या करता है, राज्य सूची पर कानून संघ सरकार बनाती है, ठीक है। तो इससे भी क्या है, एकात्मक व्यवस्था का पता चलता है। फिर यह इकहरी नागरिकता यानी कि प्रत्येक नागरिक चाहे किसी भी राज्य में रहता हो वो भारत का नागरिक होगा, न कि किसी राज्य का नागरिक। फिर अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसमें IAS, IPS, IFS, IES जैसी सेवाएं जिनका अखिल भारतीय स्तर पर बनती है, ये सारी सेवाएं। तो इन अधिकारियों के माध्यम से राज्यों के प्रशासन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण रहता है। फिर राज्यों के पुनर्गठन का संसदीय अधिकार, यानी कि अगर संसद चाहे तो सिर्फ साधारण बहुमत से ही वो किसी राज्य को तोड़ करके नया राज्य बना सकती है। एक राज्य को तोड़ करके नया राज्य बना सकती है, या 2 राज्यों से या 2 से ज़्यादा राज्यों से थोड़े थोड़े हिस्सों को तोड़ करके एक नया राज्य बना सकती है इस तरह से, या 2 राज्यों को मिला करके एक राज्य बना सकती है। तो वो राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है, ये संसद को पावर दी हुई है। तो ये सारी बातें जो है उसको एकात्मकता की ओर ले जाते हैं संविधान को। अब बात करते हैं हम स्वतंत्र न्यायपालिका की। हमारे देश में जो न्यायपालिका है, संविधान ने उसको स्वतंत्र यानी कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के अनावश्यक हस्तक्षेप से मुक्त रखने की पूरी व्यवस्था की गई है कि न्यायपालिका के कामों में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका सरकार और संसद टांग ना अड़ाए, ठीक है। इस बात की व्यवस्था की गई। SC सुप्रीम कोर्ट, SC हाई कोर्ट्स, इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति, जजेस की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति उसको हटा नहीं सकता है, ठीक है। उसको हटाने का अधिकार किसके पास है, सिर्फ संसद के पास है। और वो भी कैसे, महाभियोग की प्रक्रिया से संसद हटा सकती है। इसके अलावा उनको हटाने का और कोई तरीका नहीं है। और साथ ही कोर्ट के पास पावर है, क्या पावर है कि कार्यपालिका अगर कोई आदेश देती है, कार्य करती है, या संसद कोई कानून बनाती है, तो उन कानूनों की वो जांच कर सकती है। किस आधार पे, कि वो संविधान के हिसाब से है या संविधान के खिलाफ तो नहीं बना दिया कानून, या कोई आदेश संविधान के खिलाफ तो नहीं जा रहा है, ये देख सकती है वो। और अगर उसको लगता है कि वो संविधान के विरुद्ध है तो उसको रद्द कर सकती है। इसके अलावा आर्टिकल 32, इसके अंतर्गत वो मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 तरह के रिट जारी करती है। तो इसके द्वारा भी जो है न्यायपालिका यानी कि कोर्ट कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को कंट्रोल करती है। तो इस तरह से उसको रद्द कर सकती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हटाने का अधिकार किसको होता है, संसद ही हटा सकती है, राष्ट्रपति सरकार उसको नहीं हटा सकती है, सिर्फ महाभियोग के द्वारा, ठीक है। फिर सरकार के आदेश और संसद के कानूनों को, विधानसभा के कानूनों को जांच सकती है। संविधान के विरुद्ध अगर कोई होता है तो उसको ख़त्म कर सकती है। और आर्टिकल 32 मूल अधिकारों की रक्षा के लिए वो कार्य कर सकती है, सरकार को पाबंद कर सकती है। फिर अब बात करते हैं 14वीं विशेषता जो है कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। कठोरता और लचीलेपन का मतलब होता है कि बहुत सारे संविधान ऐसे हैं जिनमें आसानी से परिवर्तन हो सकता है, बड़ी आसानी से संसद उसको बदल सकती है, परिवर्तन कर सकती है। और कुछ संविधान ऐसे होते हैं जैसे अमेरिका का संविधान, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा कठोर है और वहाँ की संसद उसको आसानी से किसी प्रकार का परिवर्तन उसमें नहीं कर सकती है। तो हमारे देश की जो संविधान में जो प्रक्रिया है संशोधन करने की, वो न तो ज़्यादा कठोर है और न ही ज़्यादा लचीली है, बल्कि दोनों के मिश्रण है। तो इसका जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है आर्टिकल 368 में। और इसके द्वारा क्या किया गया है कि संविधान के कुछ भागों का जो संशोधन होता है उसकी प्रक्रिया कठोर रखी गई है, और कुछ भागों की प्रक्रिया जिसमें आसानी से संशोधन हो सकता है। और संशोधन के लिए 3 विधियां बताई गई है संविधान में।
एक तो संसद का साधारण बहुमत, नॉर्मल बहुमत से पास हो जाएगा। दूसरा संसद का 2/3 बहुमत, यानी कि जितने सदस्य हैं संसद के उनका 2/3, यानी कि मान लिया जाए कि अगर 100 सदस्य हैं तो 100 में से 66 का सपोर्ट होना आवश्यक है, तो ही वो संशोधन होगा। ठीक है। और तीसरा जो है संसद का 2/3 बहुमत तो होना ही चाहिए। इसके अलावा प्लस आधे राज्यों की विधानसभाएं, जैसे भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो 14 या 14 से अधिक विधानसभाओं का समर्थन होना चाहिए, तो ही वो संशोधन होगा, बाकी नहीं होगा। तो इस तरह से लचीली व्यवस्था भी है संशोधन के लिए और कठोर व्यवस्था भी रखी गई है। अब चलिए बात करते हैं हम आगे, जिसमें देखिए अब कैसिवियर का जो है कहना है इस बारे में। वो क्या कहते हैं कि भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य का समन्वय है, यानी कि वो न तो ज़्यादा कठोर है और ज़्यादा लचीला है। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगली विशेषता पर, जो है न्यायिक पुनरावलोकन और संसदीय सर्वोच्चता के बीच में समन्वय। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि कार्यपालिका सरकार जो भी आदेश देती है, कार्य करती है, और संसद या विधानसभा जो भी कानून बनाती है उनकी वैधता का मतलब होता है कि इनके द्वारा बनाए गए कानून और कार्य वो संसद के संविधान के खिलाफ तो नहीं जा रहे हैं, संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, और अगर संविधान का वो उल्लंघन कर रहे हैं तो उस स्थिति में न्यायपालिका उन आदेशों को, कानूनों को रद्द घोषित कर सकती है। इसको कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। और संसदीय सर्वोच्चता के कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति संसद के पास होती है। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में समन्वय स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट विशेषता की इसकी, वो है विश्व शांति का समर्थक। हमारा देश का संविधान विश्व शांति का समर्थन करता है। हमारा देश कभी नहीं चाहेगा, संविधान कभी भी इस बात को सपोर्ट नहीं करता है कि देश की सरकार, कार्यपालिका संबंधों के संचालन में शत्रुता का या युद्ध का वो सहारा ले। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात इसमें की गई है, और साथ ही इसमें यह व्यवस्था की गई है कि राज्य राष्ट्रों के बीच में न्यायपूर्ण संबंध, यानी कि दो देशों के बीच में जो भी संबंध स्थापित हो वो न्यायपूर्ण होना चाहिए, किसी के भी साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, और सम्मानजनक बराबरी के आधार पर संबंध स्थापित किए जाए, और आपसी झगड़े और विवाद जितने भी हैं उनका शांतिपूर्ण तरीके से मिल बैठ करके वार्ताओं के द्वारा उनका निपटान किया जाए। इसके बाद आगे जो इसकी विशेषता आ रही है वो है आपातकालीन उपबंध। देश के सामने बहुत बार क्या है कि आपातकालीन स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। जैसे कोई दूसरा देश अगर आक्रमण कर देता है या देश में कहीं क्रांति हो जाती है, बगावत हो जाती है, विद्रोह हो जाता है, उस स्थिति में क्या है कि आपातकालीन व्यवस्थाएं भी की गई है। अब इसके लिए जो संविधान का भाग 18 और अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक आपातकालीन उपबंध या प्रावधान बताए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 352 जो कहता है राष्ट्रीय आपात के बारे में, यानी कि जब कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे या फिर देश में या देश के किसी एक भाग में सशस्त्र क्रांति हो जाए, बगावत हो जाए, विद्रोह हो जाए, तो उस स्थिति में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। फिर अनुच्छेद 356, अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, यानी कि अगर राज्यपाल को ये लगता है कि राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही, ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले, एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। तो वो संवैधानिक तंत्र की विफलता की सूचना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति वहाँ पे आर्टिकल 356 के अंतर्गत आपातकाल घोषित करके, ठीक है, और शासन जो है वो संघ को सौंप देता है, राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेता है। और जब राष्ट्रपति अपने हाथ में लेता है तो शासन का संचालन राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद नहीं करती है। फिर तीसरा जो है वो है वित्तीय आपातकाल 360 के अंतर्गत। अगर राष्ट्रपति को ये लगे कि देश की वित्तीय साख खतरे में है, देश दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुका है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, तो उस स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। इसके बाद अगली जो विशेषता आती है वो है एकल नागरिकता, यानी कि भारत का कोई भी नागरिक हो उसको सिर्फ एक ही नागरिकता प्राप्त है,
एकल नागरिकता, इकहरी नागरिकता जिसको कहते हैं, यानी कि देश का प्रत्येक नागरिक सिर्फ भारत का नागरिक होगा, वो किसी भी राज्य का नागरिक यानी कि राजस्थान, एमपी, गुजरात का नागरिक नहीं होगा, वो सिर्फ भारत का नागरिक होगा। और ये क्यों किया गया? ताकि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जाए और नागरिकों की जो भक्ति होती है, श्रद्धा होती है, वो सिर्फ अपने राष्ट्र के प्रति रहे, देश के प्रति रहे, ना कि अपने राज्य के प्रति रहे। फिर 19वीं जो इसकी विशेषता आ रही है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो संविधान का भाग 4 इसके लिए किया गया है, स्थापित किया गया है, जिसमें नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं और इनके माध्यम से क्या किया गया है कि समस्त नागरिकों के लिए कल्याणकारी राज्य को आदर्श बनाया गया है कि ऐसा राज्य स्थापित किया जाए, ऐसे राज्य का आदर्श बनाया जाए जो प्रत्येक नागरिक के लिए कल्याणकारी हो। और साथ ही इसमें क्या होगा, सामाजिक और आर्थिक समानता भी स्थापित करना। फिर नागरिकों के जीवन स्तर में वृद्धि करना, जीवन जीने का जो स्तर है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उसके लिए आजीविका की व्यवस्था करना, स्त्री पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करना, और इसी बहुत सारी, और प्रकृति से संबंधित भी है, पशुपालन से संबंधित भी है, कृषि से संबंधित भी है, बहुत सारे कार्य बताए गए हैं राज्य को कि राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए ऐसी नीतियाँ बनाएं कि इन उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए। ठीक है, और इन सब के लिए क्या है, नियोजन की पद्धति अपनाई गई है। नियोजन यानी कि पहले योजना बना करके, ठीक है, कि किसी एक निश्चित अवधि में 5 साल, 10 साल, 2 साल, 1 साल के इस टाइम पीरियड में हमें क्या चीज़ें हासिल करनी है, क्या काम करना है, इस तरह से। फिर 20वीं जो इसकी विशेषता है वो है अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्गों का कल्याण। तो इसमें अल्पसंख्यकों में, जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यक भी आते हैं, भाषाई अल्पसंख्यक, सांस्कृतिक अल्पसंख्यक, तो इन अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करना, ठीक है, उनकी भाषा की, उनकी धर्म की, उनकी संस्कृति के संबंधित, उनकी शिक्षा से संबंधित, तो उनके हितों की सुरक्षा का प्रयास करना। और इसके अलावा एसटी और एससी यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, वर्गों के लिए क्या है, संसद और विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी कि आर्टिकल 330 यानी कि अनुच्छेद 330 के अंतर्गत संसद में और 332 के अंतर्गत राज्यों की विधानसभाओं में सीटें आरक्षित की गई है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। इसके अलावा पिछड़े वर्गों के लिए यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको हम कहते हैं, उनको सरकारी सेवाओं में उनको 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है 1993 से। ठीक है, इसके बाद का जो हमारा चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और आप सबसे एक बार फिर से मैं कह दूँ, याद दिला दूँ कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर से आपका स्वागत है राजनीति विज्ञान कक्षा 12। और आज का जो हमारा चैप्टर जो है वो राजनीति विज्ञान कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक में खंड ब से पहली इकाई का पहला चैप्टर जिसका नाम है भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो इस वीडियो से पहले हम भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषताएं थी उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे जो मैं कहना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें ताकि आपके समझ में आए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो संबंधित है भारत के संविधान की प्रस्तावना से। अब भारत के संविधान की जो मूल प्रस्तावना है, वर्तमान में आपके पाठ्य पुस्तक के पीछे जो प्रस्तावना दी हुई है, उस प्रस्तावना में आप समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और ये वर्ड और अखंडता, इन 3 चीज़ों को हाइड करके वो प्रस्तावना आप पढ़ लीजिए। तो वो प्रस्तावना होगी संविधान की मूल प्रस्तावना। और ये 3 जो वर्ड हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष
और एकता और अखंडता, ठीक है, ये जो वर्ड है उसमें एकता के साथ ये जो और अखंडता वर्ड जोड़ा गया है, यानी कि 1, 2, 3 ये तीनों वर्ड भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा ये जोड़ा गया है। और अभी तक संविधान में सिर्फ एक ही संशोधन हुआ है संविधान की प्रस्तावना में, और वो यही है 42वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये वर्ड जोड़े गए हैं। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं प्रस्तावना की विवेचना या व्याख्या। तो इसके 3 भागों में बांटा गया है, इसकी विवेचना को 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया गया है। सबसे पहला घोषणात्मक भाग, दूसरा उद्देश्य भाग, तीसरा विवरणात्मक भाग, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले घोषणात्मक भाग। घोषणात्मक भाग के अंतर्गत हमारा देश के संविधान की जो प्रस्तावना शुरू हो रही है वो शुरू हो रही है इस वर्ड से, हम भारत के लोग। अब ये वर्ड या ये लाइन हमें ये बताती है कि जो संप्रभुता शक्ति जो होती है, यानी कि निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति, वो भारत की जनता में निहित है। 1947 से पहले भारत की जनता के पास संप्रभुता नहीं थी। संप्रभुता का प्रयोग कौन कर रही थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी, ठीक है। फिर 1947 के बाद ये पावर किसके पास आ गई? जनता के पास। तो हम भारत के लोग से अभिप्राय हो गया कि संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। अब आगे इसमें संविधान का स्रोत, यानी कि संविधान का जो स्रोत है वो स्रोत भारत की जनता है, अर्थात कि जो संविधान बनाया गया है वो संविधान जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। दूसरा जो है इसका भाग वो है उद्देश्य भाग, यानी कि संविधान के लक्ष्य क्या है, क्यों बनाया गया है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या आता है? सबसे पहली जो बात आती है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का जो मतलब होता है कि संप्रभुता पूरी तरह से भारत की जनता में निहित है। और अब जो देश की जो सरकार है, ठीक है, जो कि जनता द्वारा चुनी जाती है, कार्यपालिका सरकार जो जनता द्वारा चुनी जाती है, वो किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव में नहीं आएगी। कोई भी फैसला, चाहे वो देश के अंदर करना हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैसला करना हो, तो पूरी तरह से संप्रभु रह कर के स्वतंत्रता पूर्वक हम अपना फैसला स्वयं कर सकते हैं, हम अपने भाग्य का निर्धारण स्वयं कर सकते हैं। तो इस तरह से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया। इसके बाद समाजवाद, यानी कि समाजवाद के आदर्शों को प्राप्त करना, समाज में सभी व्यक्तियों को बराबर के अधिकार मिले, न्याय मिले, ये सारी चीज़ें इसको जोड़ा गया है 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। और इसका लक्ष्य क्या है? समाज के जो कमज़ोर और पिछड़े वर्ग हैं, ST, SC, OBCs, महिलाएं, है ना, इन पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कार्य करना और आर्थिक विषमता को समाप्त करना। आर्थिक विषमता का मतलब होता है कि कुछ लोग ऐसे समाज में, देश में, जो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले हैं, रिच है, धनवान है, और अधिकांश भाग ऐसा है, बहुसंख्यक भाग जो संख्या में बहुत ज़्यादा है, लार्ज है, विशालकाय है, लेकिन उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पा रही है और एकदम गरीबी और निर्धनता में है। तो ये गरीबी या निर्धनता और अमीरी के बीच में जो खाई है वो कम से कम हो, आर्थिक विषमता कम से कम होनी चाहिए। इसके अलावा क्या किया गया है? इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो मतलब होता है कि राष्ट्रीय महत्व के जितने भी उद्योग होंगे, कार्य होंगे, वो तो सरकार स्वयं चलाएगी, और स्थानीय स्तर पे या स्थानीय महत्व के विषय वो प्राइवेट हाथों को, निजी हाथों को दे दिए गए, निजी सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं पंथ निरपेक्षता की। पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है कि देश या राज्य का कोई भी राजधर्म नहीं होगा, ठीक है। एक तो राजधर्म नहीं होगा, दूसरी बात सरकार या राज्य द्वारा सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर
सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी। तो पंथ निरपेक्ष वर्ण जो है वो 42nd संवैधानिक संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इसके बाद बात करें हम लोकतांत्रिक की, लोकतंत्रात्मक राज्य है और इसमें क्या व्यवस्था होती है, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और प्रतिनिधियों को जनता द्वारा सीधे चुना जाता है, प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। और वो लोग क्या करते हैं, राजसत्ता का प्रयोग करते हैं, यानी कि शासन की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद चलिए आगे, गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है कि राज्य का जो अध्यक्ष, जैसे भारत राज्य का अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति, वो निर्वाचित होता है, राज्याध्यक्ष निर्वाचित होता है। और ये कैसे चुना जाता है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जनता जब वोट देती है तो वो सीधे इसको वोट नहीं देती है, राष्ट्रपति को वोट नहीं देती है, बल्कि पहले जो है जनता किसको चुनती है, प्रतिनिधियों को चुनती है। ठीक है, और ये प्रतिनिधि आगे जाकर के क्या किसको चुनते हैं, राष्ट्रपति को। और ये प्रतिनिधि कौन होते हैं, संसद में लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य। ठीक है, ये हमारे प्रतिनिधि होते हैं और ये मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यानी कि चुन तो जनता ही रही है, लेकिन जनता अप्रत्यक्ष रूप से इसको चुन रही है। बीच में मीडियम क्या हो गया, प्रतिनिधि। ठीक है, बाकी क्या है कि बहुत सारे देशों के जो राज्याध्यक्ष होते हैं वो वंशानुगत होते हैं, यानी कि राजा या सम्राट होता है। जैसे इंग्लैंड में चले जाए, सऊदी अरब चले जाए, जापान चले जाए, तो वहाँ पर क्या है, सम्राट है, राजा है वहाँ पर, राज्याध्यक्ष। ठीक है, लेकिन अपने यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति है। अब बात करते हैं हम विवरणात्मक भाग की। तीसरा भाग विवरणात्मक भाग। अब विवरणात्मक भाग में सबसे पहला क्या आता है इसके अंतर्गत, सामाजिक न्याय। यानी कि संविधान का जो लक्ष्य होगा वो पूरे राज्य क्षेत्र में, भारत राज्य क्षेत्र में सामाजिक न्याय की स्थापना करना है और इसमें नागरिकों के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव का निषेध किया गया है। यानी कि धर्म, भाषा, लिंग, जाति के आधार पर, समुदाय के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। दूसरी बात, आर्थिक न्याय। यानी कि आर्थिक न्याय का जो मतलब है कि राज्य द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती है, वो नीतियाँ कुछ इस प्रकार बनाई जाए, उनका संचालन कुछ इस प्रकार से किया जाए कि सभी नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। और साथ ही इसमें क्या कहा गया है कि स्त्री और पुरुष स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, यह व्यवस्था करे। और साथ ही उत्पादन और वितरण के जितने भी साधन है, यानी कि उद्योग, कारखाने, फैक्ट्रियाँ, ठीक है, तो वो एक जगह पे केंद्रित नहीं हो जाए, बल्कि देश के प्रत्येक स्थान पर लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध हो जाए। सबसे बड़ी बात जो इसकी यह है कि रोजगार के लिए लोगों को पलायन ना करना पड़े, तो अहितकर केंद्रीकरण नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना है। फिर राजनीतिक न्याय की बात करें हम, तो राजनीतिक न्याय में देश की राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने के सबको समान अवसर मिले, और इसके लिए क्या किया गया है, मताधिकार की व्यवस्था की गई है। यानी कि प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार, चुनाव में खड़े होने का अधिकार, ठीक है, संसद में, विधानसभाओं में जाने का अधिकार, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार, ये सभी अधिकार उसको दिए गए हैं प्रत्येक नागरिक को, ताकि वो अपने देश की व्यवस्था के साथ वो पार्टिसिपेट कर सके, सहभागिता या भागीदारी कर सके। और साथ ही संवैधानिक उपचारों के अधिकार के साथ में, यानी कि अगर किसी भी तरीके से अगर किसी नागरिक को ये लगता है कि किसी तरह की बाधा आ रही है, कोई व्यक्ति, संस्था, पार्टी, सरकार उसको राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने से रोक रही है, उसके अधिकार का उसको इस्तेमाल नहीं करने दे रही है, तो वो इस अधिकार के अंतर्गत कोर्ट के शरण में जा सकता है और कोर्ट उसके इस अधिकार की रक्षा करेगा। नेक्स्ट जो है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं आपके विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता इसमें आती है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, ठीक है। विश्वास, धर्म, उपासना ये उसके पर्सनल मामले हैं, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप न तो किसी दूसरे व्यक्ति का होगा, न संस्था का होगा, न सरकार का किसी प्रकार का हस्तक्षेप होगा। चलिए अब आगे समानता।
सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा यानी कि एक मानवीय गरिमा जो होती है उस मानवीय गरिमा को बनाए रखने के लिए, प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए और अवसर, आगे बढ़ने के जितने भी अवसर हैं चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो सबको समान रूप से प्राप्त हो। ठीक है, अब बात करते हैं बंधुत्व की, यानी कि भाईचारा, लोगों के बीच में भाईचारा बने रहे, व्यक्ति की गरिमा बनी रहे और राष्ट्र की एकता, इन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करते हुए इस तरह की बंधुता स्थापित करना कि जिससे व्यक्ति की गरिमा भी बने और राष्ट्र की एकता भी बनी रहे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या किया गया है, समन्वय स्थापित किया गया है। और अब बात करते हैं अंतिम अपने अखंडता वर्ड जो जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। इसका लक्ष्य क्या है, देश की एकता, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना, इसको सुनिश्चित करना। ठीक है, इस तरह से यह प्रस्तावना का विश्लेषण, विवेचना पूरी होती है और हमारा साथ ही यह वीडियो भी यहाँ पर समाप्त होता है। पहला चैप्टर भाग ब से राजनीति विज्ञान कक्षा 12 यहीं पे समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के फिर से आपके सामने आएंगे। तब तक इंतज़ार कीजिए और इस इंतज़ार से पूर्व आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। बाय बाय, गुड बाय।